नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। कोरोना वायरस कहर के बीच अब उत्तर प्रदेश में डेंगू बुखार ने लोगों को डरा दिया है। यूपी के अलग अलग जिलों में डेंगू बुखार के न सिर्फ मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि इससे जान गंवाने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। फिरोजाबाद में इस खतरनाक डेंगू बुखार से अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं मथुरा में भी अब तक इस बुखार से 1 दर्जन लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच डेंगू बुखार का अटैक हो रहा है। उसने स्वास्थ्य महकमे के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। फिरोजाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू के कहर के बीच आजमगढ़ में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने भी स्वास्थ्य विभाग को डेंगू बुखार की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार का दावा है कि अभी तक जिले में डेंगू का कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने बताया कि मंडलीय अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बताया कि सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। कोई अगर डेंगू का मरीज मिलता है तो उसे तुरंत भर्ती कर उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य महकमे के दावे के विपरीत जिले में डेंगू बुखार को लेकर विभाग की तैयारियां कागजी ही नजर आती हैं। मंडलीय अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी में सैकड़ों मरीज बुखार के आ रहे हैं। जहां हेल्प डेस्क नजर नहीं आया तो वहीं डेंगू वार्ड में ताला बंद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आजमगढ़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह डेंगू बुखार ने दस्तक दी तो स्वास्थ्य महकमे के भरोसे रहना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है। माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों को बताना चाहता हूँ कि जो फिरोजाबाद में अभी घटना घटी है फीवर और डेंगू फीवर का, उसके एवज में हम लोग पूरी तरह से आजमगढ़ का स्वास्थ्य विभाग कमर कस लिया है। सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। 4 दिन पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सारे बीपीएम, सारे डीएमओ जो हमारे वेक्टर बॉन्ड से रिलेटेड हैं, स्टाफ सुपरवाइजर की जूम भी की गई। उसी के तत्पश्चात कल होकर जिलाधिकारी महोदय, जो हमारे सबसे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं, और मैं समझता हूं कि हर स्वास्थ्य विभाग की जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उससे वाकिफ़ हैं और उसको त्वरित गति से अंजाम देने में हमारे जिलाधिकारी महोदय कामयाब हैं। तो उन्होंने भी जूम वीसी के माध्यम से सारे बीडीओ, एसडीएम्स, पंचायती राज, यहाँ तक कि नगर पालिका के लोगों को जूम वीसी के द्वारा जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं अवगत करा दिया है। पहली बात, हमने सारे हमारे जो 29 अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 72 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर टोटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर हमने फीवर हेल्प डेस्क बनवा दिया है। ये पिछले 4 दिन से क्रियाशील हो गया है। कोई भी बुखार का मरीज आता है तो एमओआईसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उसका पूरी जांच, उसका इलाज और आवश्यकता पड़ने पर संदर्भन की व्यवस्था तुरंत करें। हर पीएससी सीएससी पर डेंगू मरीज के लिए, डेंगू फीवर के लिए कोई मरीज अगर संदेहास्पद आ जा रहा है तो उसके लिए 2 बेड पीएससी पर और 4 बेड सीएससी पर आरक्षित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मंडलीय जिला चिकित्सालय में 10 बेड आरक्षित हैं, जिसमें मच्छरदानी की व्यवस्था प्लस वार्ड बनाएगा, उसका भी क्रियाशील नहीं। मंडलीय अस्पताल में देखिए डेंगू वार्ड बना हुआ है, 10 बेड आरक्षित हैं, क्रियाशील हैं, लेकिन अभी तक कोई मरीज नहीं है, इसलिए आपको लगता होगा क्रियाशील नहीं है। लेकिन हम लोग पूर्व तैयारी, जो प्रीलिमिनरी जो मैनेजमेंट होता है, प्रिपरेशन शुरू कर लिया गया है। स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है कि अभी कोई मरीज नहीं है, लेकिन निजी चिकित्सक जो इलाज कर रहे हैं उनका कहना है कि 20 में से 2 मरीज निकल जा रहे हैं, 10 से 15% मरीज डेंगू के निकल रहे हैं। सारे प्राइवेट डॉक्टरों को कि एक हम लोग बैठक बुला रहे हैं। आईएमए के द्वारा हमने निर्देशित करवा दिया है कि अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट चिकित्सक के पास कोई इस तरह के मरीज आते हैं तो उसको तुरंत हमारे हेल्पलाइन पर और या सीएमओ के सीयूजी नंबर पर उसको अवगत करावें और उसकी लिखित सूचना हमारे आईडीएसपी सेल में, जो हमारा सर्विस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम बनी है, वहां पर इन्फॉर्म कर दें। लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी तक आपके हिसाब से कोई डेंगू मरीज आजमगढ़ में नहीं? जी नहीं।
टायर के अभाव में रोडवेज की कुल 27 बस खड़ी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होने से पहले ही इन बसों का पहिया थम गया था, लेकिन अब तक इनका पहिया नहीं बदला जा सका है। बस खड़ी होकर कबाड़ हो रही है। यदि इनमें टायर लगा दिए जाएं तो सड़कों पर फर्राटा भरने लगेंगी। इससे जहां विभाग की इनकम होगी, वहीं यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में इनकम के मामले में टॉप 10 डिपो की सूची में आजमगढ़ डिपो का भी नाम शामिल है। यहां से आजमगढ़ और अंबेडकर डिपो संचालित होता है। दोनों डिपो में मिलाकर करीब 167 से अधिक बस हैं। इनमें से 87 बसें आजमगढ़ डिपो और 80 बस अंबेडकर डिपो की शामिल है। इन बसों का संचालन दिल्ली, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया आदि बड़े शहरों के लिए होता है। इसके अलावा आसपास के जिलों के लिए भी बस संचालित की जाती है। रोडवेज परिसर में बीते कई माह से करीब 50 से अधिक बस खड़ी है। इनमें से 27 बसों का टायर खराब है। मुख्यालय से टायर सहित अन्य पार्ट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। महज 13,000 रुपए के एक टायर की वजह से 18 लाख रुपए की मूल्य की एक बस को कबाड़ किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 27 बसों के टायर खराब हैं। ये बसें कहीं भी बीच रास्ते में पंचर होकर खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा सही से मरम्मत भी नहीं हो रही है। परिवहन निगम विभाग आजमगढ़ में करीब 1 माह से अधिक समय से मोटर पार्ट्स, टायर आदि का अभाव चल रहा है। ऐसे में एक बस से प्रतिदिन 20,000 रुपए की आमदनी का दर के हिसाब से प्रतिदिन करीब 10 लाख रुपए की चपत लग रही है। कई माहों में कोविड की वजह से जो परिवहन निगम समस्याओं को झेल रहा है, इसके कारण मुख्यालय स्तर पे ही टायरों की जो पूर्व में आपूर्ति की जाती थी, वो जो हमको आवंटित क्षेत्रों को जो आवंटित थी टायर, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है, जिसके कारण जो है इन टायरों की वजह से गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले टायर के लिए ही खड़ी है, कुछ और असेंबलियाँ भी हैं, जिसके वजह से ये गाड़ियों को ऑन रोड करने में परेशानी हो रही है। सर, ऐसा नहीं लगता अगर टायर लग जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए तो आमजन को सहूलियत मिलेगी? हाँ, बेहतर सहूलियत मिलेगी है, लेकिन जो हमारे पैसेंजर जिस प्रपोर्शनल में निकल रहे हैं, उस प्रपोर्शनल में गाड़ियाँ भी हमारी संचालित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क पे कोई गाड़ी पे कोई यात्री गाड़ी के अभाव की वजह से सड़क पे खड़ा है, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार डिपो स्तर पर, स्टेशन पे देखते हुए, यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए गाड़ियों का समय समय पर प्रोवाइड कराते रहें। टायर के अभाव में एक साथ 27 बसों का पहिया थमने से यात्रियों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रूट पर तो कई घंटे बस नहीं मिल रही हैं। मैं प्रयागराज। बसें नहीं मिल रही हैं, कब से हैं आप? यहाँ से 2-2.5 घंटे में हो गया है। यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कोई बसें मिल नहीं रही हैं। काफ़ी परेशान है, धूप भी लग रही है। यहाँ 27 बसें टायर के अभाव में खड़ी हैं, क्या लगता है अगर वो बसें न जाती कितना आराम है? बहुत आराम हो जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सरकार कुछ कर रही नहीं रही है, क्या करें। क्या लगता है अगर बसें बन जाती तो आपको आराम मिलता? हाँ, आराम मिल जाता। प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। कब से बस का इंतजार? हो गया लगभग आधा घंटा के करीब हो गया। कोई बसें नहीं मिली? अभी तक तो कोई बसें नहीं मिली। पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं इधर जाओ, उधर है, उधर खड़ी है, इधर खड़ी है। 27 बसें आजमगढ़ डिपो में टायर के अभाव में खड़ी हैं। आपको क्या लगता है अगर टायर मिल जाती तो बस सही टाइम से मिलती? हाँ, तो थोड़ा जल्दी हो जाता और सबको आसानी भी होती, क्योंकि धूप गर्मी ज़्यादा है। परिवहन निगम से क्या चाहते हैं आप? ये है कि बसें से अपना चालू करे, जो भी है अपना, बहुत अभी लूज है मतलब व्यवस्था। जो खराब बसें हैं वो सही हो जाए तो सहूलियत मिलेगी। हाँ, सहूलियत रहेगी और अच्छा रहेगा सबके लिए, हम लोग के लिए भी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के संभाजन हेतु राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिनांक 7 सितंबर 2021 को वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिनांक 15 सितंबर 2021 को कंट्रोल टेबल की एंट्री की जाएगी। 20 सितंबर 2021 को विधानसभा क्षेत्रवार सभी संलग्नों को सहित मतदेय स्थलों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 25 सितंबर 2021 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल संभाजन हेतु नई मतदेय स्थलों की सूची को रनिंग सीरियल नंबर दिया जाएगा। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों पर संभाजन किया जाएगा। यदि मतदान केंद्र पर एक ही मतदेय स्थल है और मतदाता 1200 से अधिक हैं तो एक नया मतदेय स्थल बनेगा। यदि मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदेय स्थल हैं और किसी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता हैं तो अन्य मतदेय स्थल में समायोजित किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में नया मतदेय स्थल बनाया जाएगा। यदि किसी केंद्र पर अधिक मतदेय स्थल हैं तो कोविड-19 के दृष्टिगत भीड़ का आकलन कर यदि भवन की उपलब्धता हो तो कुछ मतदेय स्थल दूसरे भवन में स्थानांतरित किए जाएंगे। किसी मतदेय स्थल पर 300 से कम मतदाता न होंगे। यदि अपरिहार्य हो तो कारण का उल्लेख किया जाए। अत्यधिक पुराने जर्जर भवन एवं बाढ़, एक्सप्रेसवे आदि से क्षतिग्रस्त मतदेय स्थल को बदला जाएगा। यदि कोई मतदेय स्थल मतदान क्षेत्र से दूर हो तथा मतदान क्षेत्र के अंदर भवन उपलब्ध हो गया हो तो मतदान क्षेत्र में उपलब्ध भवन में स्थापित किया जाएगा। किसी भी मतदेय स्थल की दूरी मतदान क्षेत्र से 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थापित हो तो उसे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर स्थापित किया जाए। राजनीतिक दल के कार्यालय या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर की परिधि में मतदेय स्थल स्थापित न किया जाए। एएमएफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में मतदेय स्थलों के संभाजन हेतु जनपद स्तर से अधिकारियों को नामित कर प्रत्येक मतदेय स्थल मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन कराया गया है। इसी के साथ जिलाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थल संभाजन पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 24 अगस्त 2021 को मतदेय स्थल की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आलेख के प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि आलेख के प्रकाशन की गई मतदेय स्थलों की सूची के अनुसार जनपद के विधानसभा क्षेत्र 343 सतरौलिया, 344 गोपालपुर, 345 सगड़ी, 346 मुबारकपुर, 347 आजमगढ़, 348 निजामाबाद, 349 फूलपुर, पवई, 350 दीदारगंज, 351 लालगंज तथा 252 मेहनगर में 9 मतदान केंद्र व 337 मतदेय स्थलों की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जनपद में 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल 372 हैं। 87 समायोजित किए गए मतदेय स्थलों की संख्या है। 337 नए बनाए गए मतदेय स्थलों की संख्या है। जर्जर भवन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अन्य कारणों से बदले गए भवनों की संख्या 19 है। इस अवसर पर माननीय विधायक सदर दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा हवलदार यादव, माननीय विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम, जनप्रतिनिधिगण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पे सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के साथ आज की बैठक की गई है, जिसमें कि जो भी 1200 जिन बूथों में 1200 से अधिक वोटर हैं उनको संभाजन किया जा रहा है कि उससे अधिक वोटर ना रहे। तो उस पर चर्चा हुई है, कौन कौन से ऐसे बूथ आ रहे हैं, कहाँ बूथ ऐसे हैं जिनमें 300 से कम वोटर हैं, उनको भी समायोजित करने के लिए कहा गया है। और जो कार्यक्रम वोटर लिस्ट अपडेशन का है उसके बारे में भी अवगत कराया है। तो बहुत ही सार्थक बैठक हुई। मैं सभी हमारे राजनीतिक दलों के यहाँ पे प्रतिनिधिगण और माननीय जनप्रतिनिधिगणों का धन्यवाद देता हूँ कि आज की बैठक में सार्थक चर्चा हुई और एक अच्छे चुनाव की। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर आए दिन कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमाफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं जो आम लोगों को परेशान करने से नहीं हिचकते हैं। ऐसे ही एक मामले में आज शहर कोतवाली के विट्ठल घाट स्थित गुरुद्वारे की भूमि को लेकर विवाद हो, जब गुरुद्वारे के लोग अपने परिसर में कुएं को बाढ़ से घेरने का प्रयास किए। बाद में एसडीएम सदर शहर कोतवाली फोर्स के साथ पहुंचकर बाढ़ को लगवाए। शहर से सटे विट्ठल घाट पर सिख समाज का 550 वर्ष पुराना गुरुद्वारा है और आसपास की कुछ एकड़ की भूमि भी है। इसकी भूमि और पहले से भूमाफियाओं की नजर रही है और कई बार कागजात में फर्जीवाड़ा कर कब्जे की भी कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में 2019 में तत्कालीन डीएम ने गुरुद्वारे के पक्ष में फैसला दिया था। गुरुद्वारे के बाहर ही पुराना कुआं है जिस पर प्रतिदिन शाम को जगत पर बैठकर अराजक तत्व शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। कुआं भी सूखा पड़ा था जिसमें किसी के गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। इसकी जिम्मेदारी गुरुद्वारा के लोगों की रही। इसी के मद्देनजर गुरुद्वारा के लोगों ने कुएं को लोहे के बाड़ से जब घेरने का प्रयास किया तो आसपास के लोगों ने विरोध कर दिया और हंगामा करने लगे, जिसकी सूचना पर एसडीएम व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाला। ये गुरुद्वारा की जमीन थी, पूर्व में कुछ लोगों के नाम था और 2019 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको खारिज कर गुरुद्वारा के नाम जो है अंकित कराने का आदेश किया था। और ये जो गुरुद्वारा के पास में ही कुआं था, वर्तमान में कुआं सूख चुका है
और उसमें ख़तरा बना रहता है कि कभी बच्चे या जानवर भी उसमें गिर सकते हैं। उस सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इसको कवर्ड करा दिया जा रहा है, जिससे कि कोई अनहोनी भविष्य में ना हो। ये आपको पता है कि 550 साल गुरु नानक साहब जी को हुए यहाँ आए। ये ऐतिहासिक स्थान है जो गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिट्ठल घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी ज़मीनें गुरुद्वारा साहब की है जो पहले तमाम लोगों के गलत फर्जी नाम हो गई थी और वो अब गुरुद्वारा साहब के नाम है। और हम लोग सुरक्षा की दृष्टिगत से ये जो कुआं है सामने, ऐतिहासिक कुआं है, जिस कुएं से गुरु नानक साहब जी ने एक मृतक बालक को जीवित किया था, इसको निकाल करके उस कुएं से निकाला था गुरु नानक साहब जी ने। वो ऐतिहासिक कुएं को हम बैरिकेड करवा के प्रशासन के सहयोग से और असामाजिक तवज्जों के द्वारा यहाँ बनवाए हमारे को ये सेवा करने नहीं दिया जा रही थी। और हम लोग सब संगतें जब सब सेवा करने के लिए आई तो काफ़ी संख्या में लोग आ गए और गाली मार की धमकी देने लगे। और अब प्रशासन आया है और उनके सहयोग से ये सेवा हो रही है, जो अपना बैरिकेटिंग हो रही है उसकी। नहीं, आखिर क्या वजह है कि व्यवधान आ रहा है इसमें? आखिर प्रशासन पैमाइश वगैरह क्यों नहीं करवा रहा है? कि कहीं कहीं हिला हवेली है क्या प्रशासन? कोई ऐसी नहीं। जब डीएम साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय कर दिया कि गुरु महाराज जो 1872 कायम करके उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ऑर्डर किया है कि उनको तो बस ये फर्जी तरीके से हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। अल्पसंख्यक होकर के यहाँ सिख समुदाय कम है, उसकी वजह से ये अपने दबाव बनाते हैं। यहाँ जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा यहाँ सिखों को तंग किया जा रहा है और गुरुद्वारा साहब पे कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या आज आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे? हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि जैसे हम गुरु महाराज के दरबार की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा कैसे होएगी। तो इसलिए हम लोग अपना प्लान करने जा रहे थे कि आज यहाँ से ये प्रशासन को ये सौंपेंगे और आज हम ये या तो जिला ही छोड़ेंगे कि जी इस तरीके से सुनवाई नहीं होनी, तो हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक रह करके क्या करेंगे। ऐतिहासिक जगह है, आज योगी जी की सरकार है या आपने बनवा रही है, बहुत सहयोग कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, धार्मिक स्थान सुरक्षित हो रहे हैं। इस तरीके से गुरुद्वारा और मंदिर भी जितने भी हैं जो ऐतिहासिक हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। क्या इसको लेके आप अल्पसंख्यक विभाग में गए थे? उसमें क्या नोटिस वगैरह आई है क्या एडिशनल? यहाँ उन्होंने हस्तक्षेप किया है, उनका प्रशासन के द्वारा ही ये शुभ कार्य करवा रहे हैं। अब हम उनकी मदद तो लेंगे ही, क्योंकि हम क्या करेंगे जब सरकार से हम गुहार ही लगा सकते हैं। अल्पसंख्यक होने के नाते यहाँ सिख समुदाय को क्योंकि इतने हैं नहीं और अपने अपने काम में रुझे रहते हैं, सेवा भावना तो सब में है, लेकिन यहाँ लड़ाई जब होती है तो कोई आना नहीं चाहता। श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति एवं ट्रस्ट द्वारा बुधवार को नगर में स्थित बड़ा गणेश मंदिर परिसर में नंदोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नंदोत्सव में आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा और माता यशोदा के साथ श्री कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति के बाद उनकी आरती उतार प्रसाद वितरित किया गया। नंदोत्सव में विभिन्न संस्थाओं एवं विद्यालय के बच्चों ने श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कई नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत किए। इन बच्चों की प्रस्तुति देखकर ये लग रहा था कि मानो सच में ही भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हो गए हों। हुनर संस्थान, तपस्या क्रिएटिव स्कूल, भविष्य दीप कला केंद्र, रिदम डांस अकेडमी, वर्सेटाइल डांस क्रू, आजमगढ़ डांस अकेडमी के बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर मनमोहक प्रस्तुतियां की।
संघ के जिला कार्यवाह अम्बेश, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता, जसरा सरिया जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, भाजपा जिला महामंत्री लालगंज सूरज श्रीवास्तव, हीरालाल शर्मा, अजेंद्र राय, अनुराधा राय उपस्थित थी। अंत में समिति के सचिव व अध्यक्ष ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बड़ा गणेश मंदिर में नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा है। कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्ण भगवान के जन्म के बाद कृष्ण जी नंद बाबा के घर आते हैं, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम भी नंदोत्सव रखा है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे और कृष्ण भगवान के जितने भी रूप हैं उन सब के यहाँ दर्शन होंगे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एक तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत कठिनाइयाँ छुपी हैं और उनको मन करता है कि उनकी इच्छा होती है कि कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, तो वो बहुत उत्साह से, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो उनके उत्साह को देखते हुए मैं ये प्रोग्राम लगभग साल में विश्व का भी रखती हूँ और भी कार्यक्रम रखती हूँ। मैं बच्चों के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ और इन बच्चों के लिए ही मैं सारा प्रोग्राम रखती हूँ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को 3 माह की किस्त की धनराशि का अंतरण एवं पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तर पर लखनऊ में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 55,77,000 लाभार्थियों को 3 महीने अप्रैल, मई व जून के वृद्धावस्था पेंशन योजना की कुल 836 करोड़ 55 लाख की किस्त लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रेजरी के माध्यम से अंतरित की गई तथा नए लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति पत्र भी वितरित किया गया। उन्होंने पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उक्त कार्यक्रम का जनपद के NIC में सजीव प्रसारण देखा गया तथा मुख्यमंत्री के उद्बोधन को जनपद आजमगढ़ के वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों द्वारा सुना और देखा गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के सभी पात्र वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खाते में 3 माह अप्रैल, मई व जून के रुपए 1500 की किस्त रुपए 500 प्रति माह की दर से धनराशि संबंधित लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रतीकात्मक रूप से NIC आजमगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 7 महिला लाभार्थी एवं 3 पुरुष लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किया तथा लाभार्थियों से अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन, विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वृद्ध जनों को पात्रता शर्तों के अनुसार नियमानुसार विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन पूरे प्रदेश भर में ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लिक के माध्यम से सबके खातों में पेंशन गई है। तो हमारे जनपद में भी जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसको आज वितरित किया गया है। उसका कार्यक्रम 11 बजे। मुख्यमंत्री द्वारा नए वृद्धा पेंशन और पुराने जो वृद्धा पेंशन पा रहे थे उनको लाख द्वारा दिया गया है, उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र किया गया है उनके द्वारा। आज यही कार्यक्रम था, पूरे 75 जिलों में भेजा गया सीधे लाभार्थी के खाते में। आज कितने लोगों को लाभार्थी दिया गया? यहाँ करीब 55 लाख से ऊपर के लोगों को दिया गया है पूरे प्रदेश में, जिसमें 4,57,000 से ऊपर नए पेंशनर को दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने लोग यहाँ दिया गया? DM कार्यालय एक साथ दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, वहीं से सीधे खाते में। आजमगढ़ के RTO ऑफिस पर आए दिन अफरा तफरी की नौबत रहती है। इसी क्रम में आज दिन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार नंबर के बिना जबरन काम कराने को लेकर दलाल और ऑफिस में तैनात संविदा कर्मी में बहस हो गई और कुछ ही देर में मारपीट हो गई। हंगामा देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही मामला बढ़ता देख दलाल अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। हालांकि मामले में RTO प्रशासन सत्येंद्र सिंह यादव ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन बताया कि आए दिन जबरन काम कराने की कोशिश की जाती है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। लाइसेंस व गाड़ियों के कागजात संबंधित समेत अन्य कामों को लेकर यहां पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती है। विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर स्मार्ट चिप्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ठेका दिया गया, जिसके 9 वेंडर इस कार्य को करते हैं। इसके अलावा लाइसेंस को लेकर ऑनलाइन फॉर्म पर अपना डेटा का अपलोड करना होता है।
लेकिन कई बार कुछ कर्मियों जैसे आधार कार्ड ना होना, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र को लेकर दलाल अपने हिसाब से फीडिंग कराने का दबाव डालते रहते हैं, जिसके चलते कई बार हंगामे की नौबत आ जाती है। आज भी बताया जा रहा है कि एक दलाल अपने क्लाइंट का आधार नंबर न होने के बावजूद भी फॉर्म को जमा करने की कोशिश कर रहा था। मना करने पर भड़क गया। इसके बाद हंगामा हुआ और आरोप यहां तक है कि कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। वेंडर से मारपीट की गई, जिसके बाद फिर सिधारी थाने की पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। बाद में सभी काउंटर को बंद कराकर परिसर को खाली कराया गया। ARTO प्रशासन ने बताया कि लोग खुद से कई बार डाटा की फीडिंग किसी जन सेवा केंद्र से अपलोड करा लेते हैं और गड़बड़ी मिलने पर उसको यहीं से ठीक कराने या विभाग पर तमाम आरोप कर आने लगते हैं, जिससे कई बार परेशानी की स्थिति हो जाती है। आज भी यही मामला था। उनका आधार कार्ड अपलोड नहीं था, आए तो कह रहे हैं अपलोड, इसको फोटो खींचिए। अपलोड नहीं था तो हम बोले अपलोड नहीं है, फोटो नहीं खींचेंगे तो कह रहे नहीं खींचिए। जबरदस्ती कर रहे थे, उसी पे हुआ हाथापाई, कंप्यूटर तो फोड़ दिए हैं। हाँ, जबरदस्ती कर रहे थे कि फर्जी काम करने के लिए। अच्छा, क्या काम था? किस चीज के लिए फोटो? DL बनवाना था उनका। 3 ठो पार्टी लेके आए DL बनाने, तीनों में आधार कार्ड अपलोड नहीं थे। ये राम प्रवेश जी हैं कौन? ये क्या है? बाहर के दलाल है। दलाल हैं जी। तो आपसे मारपीट किए हैं? जी। और कंप्यूटर पे भी तोड़फोड़ किए हैं? कंप्यूटर तोड़फोड़ किए। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।